हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। आज के लेक्चर में कवर करेंगे द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द नॉन मेटल्स। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। याद रखो एक चीज़ कि मेटल्स, कोई भी मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वेन एवर एनी मेटल रिएक्ट्स विद द नॉन मेटल, तो जो कंपाउंड बनता है वो आप उसे कह सकते हो कि एक आयोनिक कंपाउंड तैयार होती है। ठीक है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक है ए, एंड इमेजिन करो कि ए मेटल है। ठीक है, तो मेटल जब रिएक्ट करेगा बी के साथ तो बी एक नॉन मेटल हो गया जनरल। ठीक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता प्योर में। ए इज द मेटल, बी इज द नॉन मेटल। तो जब ये कंपाउंड बनाएंगे ए बी, तो आप इस कंपाउंड को क्या कहोगे? आयोनिक कंपाउंड कहोगे। ठीक है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बॉन्ड तैयार होता है, उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, या फिर आप उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन यह आता है कि क्या मेटल्स तुरंत जुड़ के आयोनिक कंपाउंड दे देंगे? मेटल और नॉन मेटल आपस में ऐसे ही तो नहीं। ठीक है, बिफोर मेटल कंबाइंस विद द नॉन मेटल टू फॉर्म एनी आयोनिक कंपाउंड, एक स्टेप होता है। ठीक है, ये पहले ही इनका खुद का ही एक दे अंडरगो अ सर्टेन स्टेप, उसके बाद ये आपस में कंबाइन होके आयोनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने एटॉमिक स्टेट में कंबाइन नहीं होते हैं। तो कैसे कंबाइन होते हैं फिर? तो अपने आयोनिक स्टेट में कंबाइन होते हैं। एक चीज याद रखो कि आयोनिक कंपाउंड जब तैयार होता है, वेन एवर देर इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड आयंस से बनता है। किससे बनता है? आयंस से। ठीक है, जैसे कि मेटल्स, ये जैसे आपके पास एटम था ए, तो ये बनेगा ए प्लस आयन, और जो नॉन मेटल है वो यूजुअली नेगेटिव आयन बनते हैं। तो देर इज वन पॉजिटिव आयन। ठीक है, मेटल्स हमेशा क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन, वेयर इज नॉन मेटल क्या बनेगा? नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, फिर तो जब मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप उस पॉजिटिव आयन को कटायन भी कहते हो। वेयर इज नॉन मेटल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आती है तो आप उसे अनायन भी कहोगे। ठीक है, दूसरा चीज आप ध्यान में रखो कि मेटल पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। ठीक है, या फिर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आती है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे? तो हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव आयन और द कटायन, इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगती है। वेरएज किसी भी नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, या फिर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? तो इट इज formed, the anions are formed by the gain of electrons। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं, तब नेगेटिव आयन आता है। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स लेके स्टडी करते हैं कि हाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड हाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव आयन, एंड देन वी स्टडी कि ये कंबाइन कैसे होते हैं आपस में, और आपको आयोनिक कंपाउंड कैसे तैयार मिलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। आपको एक चीज ध्यान रखने का है कि पॉजिटिव आयन्स कैसे बनते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो एटम इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं? तो वो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, आपके पास एक मेटल रहेगा। अब मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। देखो, जब इस मेटल ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, चला गया, अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन आप एरो के बाद लिखोगे। ठीक है, तो ये आपने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तो ये जो मेटल है एम फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो उसका कॉन्फिगरेशन कितना आ जाएगा? 2,8,1। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह आता है कि एटम्स, मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, उनको क्या जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की? तो हमेशा याद रखो कि एक एटम हमेशा उनके जो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नजदीकी नोबल गैस होता है, उन्हीं की तरह सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करने की कोशिश करता है, जिससे आपके एटम को स्टेबिलिटी मिलती है। तो
क्वेश्चन ये आता है व्हाई देर इज अ फॉर्मेशन और व्हाई देर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और व्हाई देर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो द रीजन इज द एटम इट ट्राइज टू अटेन nearest noble gas कॉन्फ़िगरेशन. जो सबसे नजदीकी नोबल गैस होता है, वो तो पता है नोबल गैस किसके साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, उनका ऑक्टेट डुप्लेट क्या होता है, कंप्लीट होता है. तो आपके जो एटम्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम नजदीकी नोबल गैस की तरह बन जाए. ठीक है, तो सोडियम के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहेगा कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, एकदम बिल्कुल नियॉन की तरह. सोडियम के नजदीकी जो नोबल गैस है वो नियॉन है. ठीक है, और मैं आपको बता दूं नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8. तो सोडियम विल ट्राई टू कॉपी नियॉन. ठीक है, तो सोडियम के पास सिंस इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी बात उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है. वो क्या करेगा, अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को लूज करके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेटल हैज द टेंडेंसी और दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा. तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी एरो के बाद. अब बचा क्या, सोडियम बचा. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो 30 मतलब शेल से चला गया, तो बचा क्या फिर इलेक्ट्रॉन्स, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन बचा. अब एक न्यूट्रल एटम में से जब एक नेगेटिव चार्ज चली गई तो सीधी बात है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा. करेक्ट है, क्योंकि हम जब एक चार्ज गया तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. अब उसके अंदर से जब एक नेगेटिव चीज निकली तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज. तो ये हो गया सोडियम का आयन. दिस इज सोडियम का एटम एंड दिस इज सोडियम का आयन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि आपके पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12 एंड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2. ठीक है, अब मैग्नीशियम के भी नजदीकी नोबल गैस कौन है, नियॉन ही है. तो मैग्नीशियम विल ट्राई टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब आप देखोगे, देखो ये सोडियम का जो 2,8 है और नियॉन का 2,8 सेम हो गया है. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, जो दैट इज 2. तो मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज कर दिया, नुकसान हो गया उसका. नुकसान नहीं बोलोगे, चला गया ना उसके अंदर से, तो आप एरो के बाद लिखोगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा Mg. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बचे कितने, 2,8. इसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2 नेगेटिव चार्ज गए, तो इसके ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. तो ये हो गया सोडियम का आयन, आप इसे कटायन भी कह सकते हो. ये हो गया मैग्नीशियम का आयन. बिफोर मेटल कंबाइन विद द नॉन मेटल, वह अपने एटॉमिक स्टेट से आयोनिक स्टेट में जाते हैं. ठीक है, अच्छा एक और एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं. ठीक है, अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13, 2,8,3. ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास भी टेंडेंसीज की वैलेंसी 3 है, तो वो क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. तो ये हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, बचा क्या, एल्यूमिनियम. कॉन्फ़िगरेशन होगा अगेन 2,8 और ये हो जाएगा Al3+. ठीक है, तो Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, Al3+ हो गया, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है. बच्चों, जो आयंस या जो एटम, और देखो यहाँ पे आप देख रहे हो नियॉन का 2,8 है, Na+ का 2,8 है, Mg2+ का 2,8 है, Al3+ का भी 2,8 है. इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन. ऐसे स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी कहते हैं. आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो Na+, Mg2+, Al3+ and neon will be considered in isoelectronic species because they have same number of electrons, not this, the ions and the atom. ठीक है, वो तो चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था. तो ये हो गए फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन. कैसे हुआ, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा एरो के बाद दिखाओ. ठीक है, अब बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किया हुआ है, उसको लेने के लिए भी तो कोई आना चाहिए ना सामने से, कोई गेन करने के लिए भी आना चाहिए, तभी तो लूज करेंगे ये. तो देखते हैं कि लेने कौन आता है. तो लेने सीधी बात है, कौन आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे. मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेने का काम करते हैं, एक्सेप्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, तो आपके जो अगली हेडिंग वो है वो आ जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं हम ऊपर की तरफ. ठीक है, दैट इज
चलो अगर यहाँ पे भी लिखे तो भी चलेगा। यप, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस जिसको आप अनायंस भी कहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू हैव फ्लोरीन, क्या है आपके पास, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7। अब मान लेते हैं फ्लोरीन यहाँ पे किसके पास आएगा, इनके पास आएगा, तो फ्लोरीन बोलेगा कि मुझे देखो फ्लोरीन का भी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है, नियॉन ही है। तो फ्लोरीन भी नियॉन की तरह बनने की कोशिश करेगा। तो नियॉन के आखिरी शब्द में 8 है, फ्लोरीन के तो 7 है, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। तो सीधी बात है ना, इन्हें भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इन्हें भी करना है। ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। देखो गेन करेगा, एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। अब जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करेगा तो सीधी बात है वो +E- आएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, F। अच्छा पहले कितने थे, 2,7, बट अब कितना हो जाएगा, एक और आ गया तो कितना हो जाएगा 2,8। लेकिन पहले ये न्यूट्रल था, जब एक नेगेटिव चार्ज ऐड किया अपने अंदर तो उसके ऊपर एक माइनस की साइन आ जाएगी। तो इसे आप बोलते हो फ्लोराइड का आयन, या फिर आप इसे अनायन भी कह सकते हैं, फिर नेगेटिव आयन। सो द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज टेकिंग प्लेस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो गेन, लॉस हमेशा एरो के बाद लिखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो के पहले लिखो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं फ्लोरीन के सामने सोडियम है, तो एक फ्लोरीन को एक सोडियम की जरूरत है, ठीक है। मान लेते हैं मैग्नीशियम के सामने फ्लोरीन है, तो देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैग्नीशियम के सामने फ्लोरीन कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, क्योंकि एक फ्लोरीन तो भाई एक ही लेगा। समझ में आ रहा है? तो एक सोडियम के साथ एक फ्लोरीन में बॉन्ड बन जाएगा, बट एक मैग्नीशियम के सामने 2 फ्लोरीन के एटम्स आने चाहिए, 2 F- बनना चाहिए। एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सीधी बात है अगर एल्यूमिनियम फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो पहले वो देखेगा कि उसके सामने 3 फ्लोरीन के एटम्स होने चाहिए, ठीक है, तब जाके बॉन्ड बनेगी। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लोरीन का ले लिया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,7। ओके, अब क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस आर्गॉन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,8। तो क्लोरीन इसकी तरह कॉपी करने की कोशिश करेगा, क्लोरीन इसकी तरह कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है क्योंकि उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको चाहिए 8, उससे क्या होगा, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इन्हीं के पास जाएगा क्लोरीन, और क्लोरीन क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये खुद भी बोलेंगे हाँ हमको देना ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक सोडियम के सामने गया तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, या फिर किसके पास भी जाए वो एक क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, एरो के पहले आएगा, और ये क्या बन जाएगा, Cl। पहले कितने थे, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,8। और सिंस पहले ये न्यूट्रल था पर एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया तो ये हो जाएगा क्लोराइड का आयन, दैट इज Cl-। अगेन स्टूडेंट्स आई विल से, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक क्लोरीन एक ले रहा है, तो Na+ और Cl- एक एक काफी है बॉन्ड बनाने के लिए। अगर क्लोरीन मैग्नीशियम के पास जाएगा तो मैग्नीशियम बोलेगा पहले 2 लोग आओ, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। तो क्लोरीन को अपने दोस्त को भी लाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम, जब ये लोग जब एल्यूमिनियम के पास आएंगे तो एल्यूमिनियम बोलेगा 3 लोगों को लेके आओ, मतलब 3 क्लोरीन आने चाहिए पहले, और 3 Cl- बनना चाहिए। तब वो 3 Cl- कब बनेगा, जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो स्टूडेंट्स याद रखो, नॉन मेटल्स ने जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसी इलेक्ट्रॉन को ये लोग क्या करने वाले हैं, गेन करने वाले, और क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। अब क्या होगा कि जैसे ध्यान से सुनो, देखो अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो ऊपर की तरफ करते हैं। अब यहाँ पे अपना Na+ था, बराबर है। पहले तो सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गया, Na+ बन गया,
और उस इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, क्लोरीन ने लिया, तो क्या बन गया Cl-। नाउ ये लोग एक ही साथ मौजूद रहेंगे ना, जब सीधी बात है इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक जब हुआ है, एक ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इनको साथ रहना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स ये देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलोगे? the force of attraction between two opposite charges called as electrostatic force of attraction। and फिर आपको मिलेगा Na+Cl-। देखो दो चार्जेस, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है और कोई सिमेट्री होती है इनको, बस समझो दो चार्ज साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो चार्जेस साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, सिर्फ NaCl भी लिखते हैं तो भी चलता है, ठीक है। बट आपको याद रखना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में भी Na के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर क्या है, माइनस की चार्ज है। क्लियर है ये चीज? अच्छा ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका तैयार हो गया आयोनिक कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव Mg2+। अब देखो मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, मान लेते हैं उसको क्लोरीन लेने के लिए आया, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन कितने आए रहेंगे, 2 आए रहेंगे, तो Cl- कितना बना रहेगा, 2 Cl- बना रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन ये हो गया Mg+2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl का माइनस का आयन है, वो भी कितने आयन है उसके, 2 Cl- है, तो ये पूरा कंपाउंड कितना हो जाएगा, क्या बन जाएगा, MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। सो दिस विल बी मैग्नीशियम क्लोराइड, या याद रखो। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है दैट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने का है कि आयोनिक बॉन्ड जब बनता है, ये कैसे बनता है, बाय कंप्लीट गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, सामने वाला नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ले लेगा। सो देयर इज कंप्लीट गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है दैट इज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछी जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। आई होप द रिएक्शन इज क्लियर। पहली प्रॉपर्टी जो आयोनिक कंपाउंड की होती है वो ये है कि आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। इनका नॉर्मल जो एग्जिस्टेंस है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो क्वेश्चन होता है कि सॉलिड स्टेट में क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि आयोनिक कंपाउंड कटायंस और अनायंस से बनता है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी मजबूत होती है, ठीक है। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को इतना पकड़ के रखती है कि पार्टिकल्स का फिजिकल स्टेट जो है वो क्या आता है, सॉलिड स्टेट आता है, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। मतलब अगर आप इसको एक क्रिस्टल ले लो और उसको आप तोड़ोगे तो इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रिटल मतलब क्या, इट कैन बी इजिली ब्रोकन एंड इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। चपटे नहीं होंगे, टुकड़ों में जाएंगे, ठीक है। आपने घर का नमक भी देखो, तोड़ के देखो तो वैसा ही है। चौथी चीज ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। अगेन इसके पीछे का रीजन ये है इतना अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे ये पिघलते हैं और अगर पिघल भी गए तो बहुत हाई टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, बॉयल होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने का है। 5th पॉइंट ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे कि आप एक बीकर में वाटर ले लो, ठीक है, और उसमें क्या कर दो, आप नमक ऐड कर दो। घर में जो नमक होगा उसको लेके आप ऐड कर दो। जैसे नमक क्या होता है, NaCl ऐड कर दो, स्टीयर कर दो। फिर स्टीयर करके आप देखो कि पानी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब पूरा NaCl नमक जो है वो क्या हो गया, घुल गया। तो ऑलमोस्ट सारे आयोनिक कंपाउंड्स पानी में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान में रखने का है कि वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं बट आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। जैसे कि आप पेट्रोल ले लो,
केरोसिन ले लो, ठीक है, या फिर आप बेंजीन ले लो, ठीक है। ये सब में कंपाउंड्स मतलब नमक ये सब जो है या फिर जो भी ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स है वो डिसॉल्व नहीं होने वाले हैं, खुलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास समझो कि नमक है, NaCl है सॉलिड स्टेट में, तो अगर आप सॉलिड आयनिक कंपाउंड से करंट पास करने की कोशिश करोगे तो आप नाकाम रहोगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज सॉलिड स्टेट में उनके पास ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही फ्री आयंस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना काफी जरूरी है, बट यहाँ पे बॉन्ड इतनी मजबूती से बना है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो चुका है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई रहते नहीं, कोई चार्ज फ्लो, कोई चार्ज नहीं बचता फ्लो होने के लिए, ठीक है। इस वजह से सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाले हैं। पर हाँ, अगर आप आयोनिक कंपाउंड मतलब सॉल्ट को अगर आप पानी में मिक्स कर दो या फिर आप सॉल्ट को हीट करके फ्यूज कर दो, और जब भी आप सॉल्ट को हीट करके फ्यूज करते हो या फिर मतलब पिघला देते हो, तो वो स्टेट को हम लोग मोल्टन स्टेट भी कहते हैं या फिर क्या कहेंगे, फ्यूज्ड स्टेट भी कहते हैं। पिघला दिया एकदम अपने नमक को, आयोनिक कंपाउंड्स को, और जब आप सॉल्ट को पानी में घुला देते हो तो उसे आप क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्ट बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसे, एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड को यदि आप पानी में डाल के स्टीयर कर दो, फिर आप कैथोड एनोड मतलब कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को डिप करके करंट पास करने की कोशिश करो तो अच्छे से करंट पास होगा, ठीक है। मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सोल्यूशन या फिर दे विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट या फिर फ्यूज स्टेट। फर्क इतना होता है कि पहले वाले में वाटर है, सेकंड वाले अपने नमक को ही क्या किया है, एकदम मेल्ट कर दिया हुआ है, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड में भी आपने दो चीजें की है, एक में आपने पानी में मिलाया हुआ है, फिर आप देखो ये जो पानी में मिला है यहाँ पे क्या कर दो, एनोड लगा दो, कैथोड लगा दो, और फिर आप बैटरी और बल्ब लगा के देख लो तो आपको दिखेगा बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने का है कि मैं 7th वापस बताती हूँ, आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और फ्यूज स्टेट और इन द एक्वस स्टेट। रीजन इसके पीछे का ये है कि यहाँ पे फ्री आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आयंस बनते हैं और वो आयंस कैथोड एनोड की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, जिस वजह से करंट अपने आप अच्छी तरीके से पास होता है। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है और याद रखनी है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इन केस कुछ नहीं समझा है तो आप स्टिल मुझे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज इन केस इफ देयर इज एनी डाउट। ओके, दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आपको इतना ध्यान रखना है चीज पे। हमने अभी जो पढ़ा कि Na+ से, ठीक है, Na+ और Cl- को जब कंबाइन किया तो आपको क्या मिला, NaCl, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन में आप ऐसे नहीं लिखते हो। नमक बनता कैसे है, आपको तो आयन मिलेगा नहीं, आयन तो खुद क्या होता है, फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया रहेगा, सोडियम का एटम लिया रहेगा, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। फिर आपने क्या रहेगा, क्लोरीन का नॉर्मल स्टेट क्या होता है, क्लोरीन तो Cl- में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन आपको कैसे मिलेगा, गैसियस में मिला रहेगा, तो क्लोरीन इज डायटोमिक, यू विल राइट Cl2 गैस। तो आपके मेजर जो सब्सटेंस थे जिनसे आप रिएक्शन करने वाले थे वो ये था, सोडियम सॉलिड स्टेट में आपने लिया रहेगा, एक पीस लिया रहेगा, और क्लोरीन आपने गैसियस स्टेट में मिला रहेगा आपको। और ये आपका स्टेप अंदर ही अंदर होता है, पर आपको ये लिखना नहीं है, आपका फाइनल स्टेट यही आएगा कि सोडियम और क्लोरीन गैस जब कंबाइन होते हैं तो वो आपको NaCl देते हैं, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। नमक आपको सीधी बात है सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, फाइनल रिएक्शन आपको एग्जाम में ये लिखने का है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और आपको क्या मिला, एक आयोनिक कंपाउंड मिली है। समझ में आ रही है बात? ओके, एक और मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नीशियम वाला जो केस है,
फॉर एग्जाम्पल यू हैव मैग्नीशियम, तो भाई आप Mg2+ नहीं लिखोगे क्योंकि वो तो बाद का स्टेप आता है, वो अंदर ही अंदर हो जाता है, ठीक है। आयंस क्योंकि डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, पहले सोडियम बनेगा Na+, फिर Cl बनेगा Cl-, फिर वो आपस में अटैच होके इस तरीके से आते हैं, जहां पे आप लिख सकते हो Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। तो मैग्नीशियम आपने सॉलिड में लिया रहेगा क्योंकि मेटल्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, प्लस अगर आप इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हो तो क्लोरीन आपको आपने गैसियस में लिया रहेगा, और ये लोग कंबाइन होके क्या बनते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस करो, देखो यहाँ पे 2 है, इधर 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड, जहाँ पे Mg के ऊपर देर इज +2 का चार्ज और Cl के ऊपर देर इज -1 का चार्ज, ठीक है। एंड दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड, तो दिस इज आयोनिक कंपाउंड। तो आपको फाइनल रिएक्शन एग्जाम्स में इस तरीके से लिखनी है, ओके। स्टिल अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था कंप्लीटली रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक compound. So we meet in the next lecture and we start with the very important and very interesting topic, that is the metallurgy, जहाँ पे हम देखेंगे कि माइनिंग एंड ऑल कैसे किया जाता है और कैसे प्रोसेसिंग होती है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्योर फॉर्म में, ठीक है। सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।